बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर फरीद और आज हम एक नए टॉपिक के साथ मौजूद हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत डिफरेंट है। पिछले चंद दिनों में आपने मीडिया पे और अखबारात में एकदम से आपने सुना होगा कि जी कुछ ऐसा कुछ जरासीम कुछ आए हैं खुसूसन पानी के अंदर और जिसकी वजह से जो कहते हैं दिमाग को खा रहे हैं और उसकी वजह से ना सिर्फ ये कि इन्फेक्शन हो रहा है बल्कि कि मौत भी वाक़ई हो रही है। और इसको जब और मज़ीद इस बारे में बात की गई तो पता चला कि जी कि ये पिछले साल और उससे पिछले साल भी ये इसी तरह के केसेस सामने आए थे। तो इस बारे में कि ये क्या है और इसकी क्या आ गई है, हम इस बारे में बात कर सकते हैं। और इसके लिए आज हमारे दरमियान मौजूद हैं डॉक्टर समरीन सरफराज। समरीन सरफराज कंसल्टेंट हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस की, एडल्ट्स की, और इंडस हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर समरीन। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर समरीन, जैसा कि मैंने अभी इंट्रो में बताया कि कुछ खबरें आई हैं कि कुछ ऐसा कुछ खास ऑर्गेनिज्म आना शुरू हो गया है जिसकी वजह से जब कहते हैं कि वो दिमाग को खा लेता है। ये तो बड़ी कोई बहुत खतरनाक बात है। क्या आप इस बारे में कहेंगे? प्लीज हमें थोड़ा सा जरूर बताइए हमारे व्यूअर्स को। ये निगलेरिया फोलरी जरसूमे का नाम है और ये जरसूमा पहले 1961 में सबसे पहले रिपोर्ट हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। और उस वक्त एक नया गर्दन तोड़ बुखार के तौर पे सामने आया था। समझ नहीं आ रही थी साइंटिस्ट को कि ये क्या है कि गर्दन तोड़ बुखार की बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की पिक्चर है, लेकिन वहाँ पे बैक्टीरिया नज़र नहीं आ रहे। जो आम जरसूमे हैं जो गर्दन तोड़ बुखार करते हैं नज़र नहीं आ रहे। तो उस वक्त माइक्रोस्कोप में सबसे पहले ये हरकत करता हुआ अमीबा देखा गया था। ये जरसूमा बैक्टीरिया नहीं है, ये किस्म का अमीबा हम इसको अपनी ज़बान में कहते हैं। ये जरसूमा बल्कि बैक्टीरिया को खाता है और ये फ्री लिविंग है। ये नॉर्मली फ्रेश वाटर बॉडीज़ में, जो कि आपकी झीलें हैं, तालाब हैं, दरिया हैं, इस पानी में रहता है और ये गीली मिट्टी में भी पाया जाता है और वहाँ पे ये आम जिंदगी गुजारता है। लेकिन अगर इत्तेफाक से ये इंसिडेंटली ये किसी इंसान के अंदर चला जाए तो फिर ये गर्दन तोड़ बुखार करता है। अब इंसान के अंदर जाने का तरीका भी अजीब है इसका। नॉर्मली जरसूमे जो होते हैं मुख्तलिफ जरासीम, वो पीने से, जैसे आपने गंदा पानी पी लिया है तो उससे जाते हैं, या ये कि सांस से फैलते हैं मुख्तलिफ जरासीम। ये इस तरह से इसका तरीका नहीं है। ये अगर आप ऐसा पानी जिसमें ये जरसूमा मौजूद है उसको पी लेंगे तो आप पे कोई असर नहीं होगा, क्योंकि आपके मैदे में जो तेज़ाबियत है उसको ख़त्म कर देती है। इसके जाने का तरीका ये है कि नाक के अंदर अगर ऐसा पानी जिसके अंदर जरसूमा शामिल है वो चला जाए तो ये नाक के अंदर से दिमाग पे अब्जॉर्ब होता है, नाक के एपिथेलियम के थ्रू दिमाग के अंदर अब्जॉर्ब होता है और वहाँ से फिर ये दिमाग को अटैक करता है। तो इसके जाने का तरीका भी डिफरेंट है। अच्छा, ये एक शख्स से दूसरे शख्स को नहीं लगता तो इस बारे में भी डरने की ज़रूरत नहीं। किसी जानवर से इंसान को नहीं लगता और गंदा पानी पीने से नहीं लगता। ये पानी नाक में जाने से लगता है। ठीक है, ये बताइएगा कि ये तो भी आपने बताया जैसा कि ये पानी के जरिए भी और गीली मिट्टी के जरिए भी ये फैल सकता है। और जैसा कि आजकल आप देखते हैं कि गर्मियों का दौर है, कोई स्विमिंग पूल में जा रहा है तो कोई एक समुंदर के किनारे जा रहा है और कोई बार बार अपने ही घर में पानी से नहा रहा है। तो क्या ये तीनों जगहों से नहाने से और पानी जाने से जो है निगलेरिया हो सकता है? अब इस सिलसिले में मैं कंटिन्यू करते हुए थोड़ा सा ये भी बताना चाहूँगी कि ये वैसे एक रेयर डिजीज़ है, क्योंकि अब तक दुनिया में इसके सिर्फ 235 केसेस रिकॉर्डेड हैं, जिसमें से ज़्यादातर जो है अमेरिका में हुए हैं। 2/3 केसेस अमेरिका में हुए हैं और वो इन्हीं तरीक़ों से हुए हैं, स्विमिंग से, तालाब में स्विमिंग, झीलों में स्विमिंग, इस तरह से वो रिकॉर्ड हुए हैं। यूजुअली घर के पानी से ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अज्यूम करते हैं कि घर में हमें जो पानी प्रोवाइड होगा वो साफ़ होगा, क्लोरिनेटेड होगा, वो इन जरासीम से पाक होगा। अब अनफॉर्चुनेटली हमारी सूरत हाल बाकी तरक्की याफ्ता ममालिक से डिफरेंट है। जो तरक्की याफ्ता ममालिक में जितने भी केसेस हुए हैं वो सारे के सारे स्विमिंग से हुए हैं, तालाबों में, जिसके अंदर ऑब्वियसली कुछ किया नहीं जा सकता। हमारे यहाँ जो हुआ है
वो दो तरीके से है। एक तो ये कि आपके फार्म हाउसेस पे आजकल, जैसे डॉक्टर फरीद ने बताया, लोग जा रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं। फिर बहुत सारे शहर के स्विमिंग पूल्स अनमेंटेन्ड हैं, ठीक है, उनके अंदर क्लोरीनेशन डाउटफुल है, आपको नहीं पता कि क्लोरीन लेवल्स क्या है। तो वो पानी जो है वो सब स्टैंडर्ड पानी है जो कि मुख्तलिफ पूल्स में और फार्म हाउसेस में मौजूद है, तो उसमें गोताज़नी करने से ये हो रहा है। लेकिन उससे ज़्यादा परेशान कुन बात ये है कि हमारे पास लगभग 2011 से अब तक हर साल गर्मियों में ये केसेस रिकॉर्ड होते हैं। हर साल 2011 में यहाँ के मकामी डॉक्टर्स ने CDC में ये भी रिपोर्ट किया, 13 केसेस ऐसे रिपोर्ट किए थे जिनमें से किसी में स्विमिंग की हिस्ट्री थी ही नहीं। उनमें हिस्ट्री ही थी कि वो बस घर में वज़ू करते थे, नहाते धोते थे। तो घर के पानी से उन्होंने फिर टेस्ट करके भी बताया था, उनमें से 2 केसेस ऐसे थे जिनके घर के पानी में से जरासीम मिला था। तो अनफॉर्चुनेटली हमारा टैप वाटर इतना ख़राब क्वालिटी का है जो कि पूरे कराची का ये मसला है। और वो टैप वाटर इट्स नॉट फिट फॉर कंजम्पशन, और ना आप उसको पीते हैं तो मुख्तलिफ और जरासीम लगते हैं जिसमें डायरिया, टाइफॉइड और मुख्तलिफ और इलनेसेस, हेपेटाइटिस वगैरह शामिल हैं। और जुल्म ये है कि अगर आप उसे उबाल लें तो आप वो पीने के लिए पानी उबालेंगे, लेकिन नहाने धोने के लिए भी ये पानी अब मुज़र साबित हो रहा है, हर साल मुज़र साबित होता है। हर साल गर्मियों में ये केसेस आते हैं और ये आउटब्रेक के तौर पे निगलेरिया रिपोर्ट होता है। गर्मी में इसका ज़्यादा होना सर्दी में क्यों नहीं होता, ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। इसलिए क्योंकि गर्मी में इस जरासीम की अफजाइश बहुत बढ़ जाती है, ये गर्म पानी में बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो इस वजह से गर्मियों में एक तो गर्मियों में ये एक्टिविटीज़ बढ़ जाती है, नहाना धोना और फिर स्विमिंग वगैरह, रिक्रिएशनल वाटर पार्क्स जाना, ये बढ़ जाता है। तो इस वजह से ज़्यादा रिपोर्ट होता है, दूसरा इसकी अफजाइश भी ज़्यादा हो रही है। ठीक है, ये बताइएगा कि मसाजिद के अंदर भी जो पानी इस्तेमाल हो रहा है वज़ू वगैरह के लिए, तो इसका मतलब ये है कि फिर वहाँ को भी चेक रखने की ज़रूरत है कि वहाँ पर पूरी जगह सफाई होनी। देखिए, पानी हमारे पास चाहे वो टैंकर से आ रहा हो, चाहे वो हमारी नलों में आ रहा हो, वो कहीं कभी साफ नहीं है और कहीं कभी क्लोरिनेटेड नहीं है। और ये हालिया गवर्नमेंट के ज़राए ने खुद से बताया है, ये अभी की बात है, अभी चंद दिन पहले ही डॉन न्यूज़ में, यानी कि सबसे बड़े न्यूज़पेपर में पाकिस्तान के, उन्होंने पब्लिश किया है कि हमारा 95% वाटर 10 यूसीज का जो उन्होंने हालिया टेस्ट किया है वो इट्स नॉट फिट फॉर कंजम्पशन, और उसके अंदर ये सब मौजूद है। अच्छा, अब ये थोड़ा सा बताइएगा कि ये तो आपने बताया, अब सबसे पहले बताइएगा कि कब किस वक्त डॉक्टर को या किसी को या घर वालों को कैसे पता चलेगा कि इनके अंदर कोई ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं जो जिसकी वजह से शक उभरता है कि कहीं उसको निगलेरिया तो नहीं, तो क्या सिम्टम्स होंगे? जब निगलेरिया होता है, किसी के नाक से जाता है दिमाग के अंदर, तो ऐसा पानी के नाक से जाने के 1 से 9 दिन के अंदर सिम्टम शुरू होते हैं, यूजुअली 5 दिन बाद। और ये सिम्टम में सबसे पहले शदीद सर का दर्द शुरू होता है, बुखार आना शुरू होता है, सर के दर्द, उल्टी मतली का महसूस होना। फिर बहुत तेज़ी से इंसान के अंदर पर्सनैलिटी चेंजेस शुरू होती हैं, कन्फ्यूजन, इरिटेबिलिटी, उसको समझ नहीं आ रहा होता, वो सही जवाब नहीं दे रहा होता, आँखों में धुंधलापन आना, फिर तेज़ी से गुनूदगी या नींद गुनूदगी की तरफ जाना और झटके वगैरह लगते हैं। तो बहुत तेज़ी से ये डिजीज़ प्रोग्रेस करता है। जब सर में दर्द शुरू होता है, घंटों के अंदर अंदर ऐसा नींद बेहोशी या बेहोशी वाली कैफियत शुरू हो जाती है। तो बहुत, और गर्दन अकड़ जाती है, तो गर्दन तोड़ बुखार है बेसिकली ये जो कि होता है। तो गर्मियों के सीज़न में अगर किसी को गर्दन तोड़ बुखार हो रहा है तो उसमें बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के साथ जो सबसे पहले जो जहन में आना चाहिए वो निगलेरिया आना चाहिए। और ये डॉक्टर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि जब वो फिर इसके टेस्ट भेजें पेशेंट की तशखीस के लिए, तो वो ये सस्पेक्ट करें। और जो इसके अंदर यूजुअली जब मेनिंजाइटिस होता है या गर्दन तोड़ बुखार होता है तो आपको कमर के हड्डी से कमर से पानी निकालना होता है, दिमाग का पानी, उसका टेस्ट। तो उस टेस्ट में आप निगलेरिया को मद्देनज़र रखें, खुसूसन अगर आप जब जो दिमाग के पानी का टेस्ट है उसमें आपको नॉर्मल जरासीम नज़र नहीं आ रहे, लेकिन पिक्चर आपको बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की मिल रही है और नॉर्मल जरासीम नज़र नहीं आ रहे हैं, तो फिर आपको ज़रूर सोचना चाहिए कि निगलेरिया होगा और फिर उसका निगलेरिया के स्पेसिफिक टेस्ट भेजने चाहिए, जिसमें एक तो
ये है कि या तो एक ड्रॉप उसको माइक्रोस्कोप के अंदर जब देखते हैं तो ये बहुत दफ़ा ये जरसूमा आपको हरकत करता हुआ दिख जाता है। ओके, या पीसीआर टेस्ट या पीसीआर। अच्छा ये बताइएगा कि ये निग्लेरिया का इन्फेक्शन हमारे आम गर्दन तोड़ बुखार से कितना खतरनाक है या बेजरर है, ये बताइए। बेजरर तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो इसका जो मॉर्टेलिटी है वो 95 to 97% है। अभी आप देखें अमेरिका जैसे मुल्क में, इतना तरक्की याफ्ता मुल्क में होने के बावजूद वहाँ पे 148 केसेस में से 144 की डेथ हुई है। सिर्फ 5 बच्चे हैं, उनमें से भी 3 ज़हनी तौर पर मफलूज हो गए थे और सिर्फ 2 ऐसे हैं जिनको टाइमली ट्रीटमेंट के बाद वो प्रॉपरली अपनी नॉर्मल ज़िंदगी बाद में गुजार पाए हैं। वरना यूजुअली अगर मरीज वो जो बच्चे भी थे वो भी ज़हनी तौर पर मफलूज हो गए थे। तो हमारे पास तो ऑलमोस्ट अल्टीमेट डेथ है अगर हो जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि बर वक्त इलाज के बावजूद भी अगर आप प्रॉपरली डायग्नोस कर भी लें तब भी दवाइयों के बावजूद भी मरीज़ मर जाता है, क्योंकि जैसे इसका नाम इसीलिए ब्रेन ईटिंग बग रखा गया है। ब्रेन ईटिंग होता ही इस लिहाज से कि जैसे ये दूसरे बैक्टीरिया को खाता है वैसे ये ब्रेन टिश्यू को खाने लगता है और तेज़ी से जो है पूरा ब्रेन डिस्ट्रॉय कर देता है। ओके, ये बताइएगा कि क्या ये कोई ख़ास ऐसा कोई है कि ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों में है या सिर्फ और सिर्फ बड़ों में है या किसी भी एज और मर्दों औरतों सबको बराबर है ये इन्फेक्शन हो सकता है? जी, ये बच्चों में भी देखा गया है, बड़ों में भी। यूजुअली जो एज ग्रुप आता है वो यंग एज ग्रुप आता है, क्योंकि यही लोग हैं जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करते हैं। मतलब यूजुअली आप देखेंगे कि जो जवान लोग होते हैं वो जाते हैं वाटर पार्क्स और वो जाते हैं स्विमिंग पे और ये वो। तो जो दुनिया भर में अगर आप देखा जाए तो फिर यंग एडल्ट्स हैं या बच्चे हैं जिनके अंदर ये ज़्यादा है। लेकिन ये किसी भी एज ग्रुप में आ सकता है और हमारे यहाँ तो किसी भी एज ग्रुप में इसलिए भी आ सकता है क्योंकि वज़ू तो सब करते हैं और जो इसका तरीका है इलाज तरीका है जाने का दिमाग पे वो पानी के थ्रू है, नाक के अंदर जाने का, तो वो तो किसी को भी हो सकता है। किसी को भी हो सकता है। अच्छा मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि जैसा कि ये सारी चीज़ें हुई हैं, ये सब अब केसेस भी आ रहे हैं, तो क्या ये इसका इलाज ये कि इधर इंडस में भी मौजूद है इसका इलाज, आप लोग करते हैं? जी, हमारे पास इस साल तो कोई केस नहीं आया। इस साल हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आया, लेकिन कराची में 6 ही हुए हैं रिकॉर्ड। हम नज़र में रखेंगे कि अल्लाह ना करे और केस ना आए, दुआ तो यही है कि मज़ीद ना आए। लेकिन जब पहले एक आध केस हमने मैनेज किया है वो फिर अनफॉर्चुनेटली एक्सपायर हुआ है। दवाएं इसकी एक एंटी फंगल है एम्फोटेरिसिन वो देते हैं और एक नई दवाई है मिल्टिफोर्सिन वो देते हैं। तो मुख्तलिफ दवाएं देते हैं लेकिन उनका इतना असर नहीं है। मतलब आप इवन उसको दे भी दें तब भी वो पेशेंट्स यूजुअली जो है एक्सपायर कर जाते हैं या उनके अंदर दिमागी मफलूजी आ जाती है। ओके, ये बताइएगा कि ये सारी चीज़ें आपने बताई, जब इसका इलाज अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा तहकीक हो रही है और इस बारे में अभी तक हमें इस बारे में खुद नहीं पता, तो इससे में बचा कैसे जाए? अभी सिर्फ देखें जो बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज अच्छा मौसर नहीं है उससे बचाव सिर्फ और सिर्फ वाहिद उसका हल प्रिवेंशन है। और प्रिवेंशन के इसके 2 अहम हिस्से हैं। पहला है कि आप पानी नाक में जाने से रोकें, ठीक है, क्योंकि गर्मियों के सीज़न में जितना गर्मियाँ चल रही हैं, अब हमें 6 केसेस हो चुके हैं। इस बात का अंदाज़ा है कि पूरे कराची में हर बंदा एट रिस्क है एट ऑल टाइम्स, ठीक है, क्योंकि आपके घर का पानी इसी तरह का हर एक के घर का पानी सेम है। तो इसलिए उसमें नाक में पानी अंदर ना खींचें और नाक में पानी जाने ना दें कोशिश करके। स्विमिंग फार्म हाउसेस पे, डाउटफुल वाटर पार्क्स, ऐसे छोटे स्विमिंग पूल्स जिधर जो है क्लोरिनेशन नहीं पता है आपको कि सही है या नहीं है, वो बिल्कुल अवॉइड करें। स्विमिंग और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज़, क्योंकि अभी हालिया जिस बच्चे की डेथ हुई है उसकी हिस्ट्री स्विमिंग की थी, पॉन्ड में स्विमिंग करने की थी। अच्छा। तो ये लेक्स, पॉन्ड्स, अनक्लोरिनेटेड स्विमिंग पूल्स, फार्म हाउसेस, ये वाले जो हैं इनके अंदर ये अवॉइड करें कि कोई रिक्रिएशनल वाटर एक्टिविटीज़ ना हो और नाक में पानी ना जाए। तो ये पहली चीज़ है। दूसरा है कि पानी हमें क्लोरिनेटेड मिलना हमारा बेसिक हक है, हर शहरी का हक है। तो अल्टीमेटली जिम्मेदारी तो हुकूमत पे आयद होती है कि वो हमें प्रॉपर क्लोरिनेटेड वाटर फराहम करें, चाहे वो टैंकर का वाटर हो, चाहे वो
हमारा जो लाइन से पानी पानी आ रहा है। ठीक है। अब उसके अंदर जो मसाइल है वो ये है कि एक तो सोर्स पे क्लोरीनेशन नहीं है, ठीक है, या डाउटफुल है, नहीं हो रही है। दूसरा जो हमारा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ठीक है, वो लाइंस जो है और सुएज की लाइंस पैरेलल बिछी हुई हैं, तो वहाँ दोनों से लीकेज है। और लीकेजेस की वजह से अगर सोर्स पे क्लोरीनेशन होती भी है तब भी बीच में इतनी कंटामिनेशन आ जाती है, वहाँ सुएज लीक कर करके वो आपके नॉर्मल लाइन के पानी में आ रहा है, शामिल हो रहा है, तो उसकी वजह से वो जरासीम आ रहे हैं। तो अगर वो सोर्स पे कर भी देते हैं तब भी जब तक पानी आपके घर तक पहुंचता है तब तक वो गंदा ही होगा और होता है। तो उसका हल ये है कि अभी स्टॉप गैप सोल्यूशन तो यही है कि हर एक को क्लोरीनेशन करना जरूरी है अपने घर में, ठीक है, जो अपने लोगों के घर में ओवरहेड टैंक्स होते हैं या अंडरग्राउंड टैंक्स होते हैं, तो एक तो उस टैंक की सफाई करना, ठीक है, क्योंकि गंदे पानी में क्लोरीन काम नहीं करती है, ठीक है। तो एक तो पहली चीज तो ये कि आपका अपना टैंक साफ होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के टैंक साफ ही नहीं होते, साल साफ नहीं होते, उसमें पानी भर रहा होता है, ठीक है, तो उसको वक्तन फवक्तन साफ रखना। फिर दूसरा ये कि अपने टैंक के साइज के हिसाब से जो मुअय्यन मकदार क्लोरीन टैबलेट्स की है, या तो आप क्लोरीन टैबलेट शामिल करें या फिर नॉर्मल हाउस होल्ड ब्लीच भी इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर क्लोरीनेशन, ठीक है। अच्छा, अब डॉक्टर फरीद इसके अंदर इशू ये है कि ये समझना कि कितना क्लोरीन डालना है, ठीक है, ये अमूमन आम लोगों के बस से बाहर होता है। बहुत सारे लोगों को आप समझाएं, ये एक मुश्किल चीज है, ठीक है। तभी एक स्टॉप गैप सोल्यूशन तो हो सकती है, पढ़े लिखे लोग समझ लेंगे। आप कितने और लोगों को समझा पाएंगे कि इतने लीटर में इतना शामिल करो, इतने लीटर में, या वो ज्यादा करेंगे या वो कम करेंगे, वो इम्प्रॉपर होगी, राइट। तो ये एक स्टॉप गैप सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली रिस्पांसिबिलिटी गवर्नमेंट लाई करती है, क्योंकि ये आप इंश्योर पूरे सिटी में नहीं करा सकते। चलिए ये बताइएगा कि अब हम घर पे कैसे अब हम लेकर क्लोरीन डालें, कितना डालें? ठीक है, तो अब दो चीजें, अगर आपको हाउस होल्ड ब्लीच इस्तेमाल करना है फॉर क्लोरीनेशन पर्पसेस, क्योंकि वो थोड़ा सस्ता होता है, इजीली अवेलेबल होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्म में आता है। तो ये जो ब्लीचिंग पाउडर है इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो यूज कर रहे हैं तो वो अनसेंटेड होना चाहिए, उसमें कोई सेंट शामिल नहीं और उसमें कोई दूसरे क्लीनर्स शामिल ना, क्योंकि हमारे पास ब्लीच जो है वो दूसरे क्लीनर से मिक्स होके भी आता है, क्योंकि वो यूजुअली यूज होता है फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ फ्लोर्स ऑफ वॉशरूम्स वगैरह के इस्तेमाल होता है। तो आप ये ना हो कि आप दूसरे केमिकल्स के साथ शामिल हो और ब्लीच इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो तो आप टॉक्सिक कर देंगे पानी को, ठीक है। तो अनसेंटेड हो और सिर्फ वो ब्लीच हो, ठीक है, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। या ये कि उससे ज़्यादा सेफ ये है कि आप क्लोरीन टैबलेट्स यूज़ करें, जो कि आसानी से मार्केट में अवेलेबल है, और 1000 लीटर पे 1 या 2 क्लोरीन टैबलेट्स को डालेंगे अगर आप, तो 1 to 2 पार्ट्स पर मिलियन क्लोरीन जो रिक्वायर्ड है वो अचीव हो जाता है। ओके। अगर एक एवरेज साइज टैंक होता है वो 2500 गैलन का होता है यूजुअली, तो एवरेज टैंक में फुल टैंक के अंदर 12 से 15 टैबलेट्स डलती हैं, ठीक है। फिर जब वो 3rd डे पे रीफिल होता है, यूजुअली 3rd डे पे, ठीक है, 4th डे पे, तो उस वक्त यूजुअली हाफ टैंक में पानी होता है, फिर आपको ऊपर से और पानी आ जाता है, ठीक है। तो हाफ टैंक में आपको मजीद 6 से 8 टैबलेट्स डालनी होती है। उसकी पहचान ये है कि आपकी फेंट एक स्मेल क्लोरीन की पानी में से आनी चाहिए, ठीक है। अगर वो नहीं आ रही है तो उसका मतलब है सही क्लोरीनेशन नहीं है। सही। ये जो क्लोरीन की जो टैबलेट्स हैं ये हर जगह मिल जाते हैं, आसानी से मिल जाती हैं, मुख्तलिफ आप ड्रग स्टोर्स पे जाएं मिल जाएंगे। ये दवाओं की दुकानों पे या हार्डवेयर वगैरह पे भी मिल जाते हैं? हार्डवेयर का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ड्रग स्टोर्स पे मिल जाती है। अच्छा, अक्सर औकात लोगों ने कहा कि जी कि क्लोरीन अगर ना भी डालो तो जो है वो जो एलम होता है, फिटकरी जो कहलाती है, वो भी अगर आप डालते हैं गंदक टाइप की कोई चीज, तो उससे भी सफाई हो जाती है। वो नहीं है, रिकमेंडेड नहीं है। प्लस माइनस है। क्लोरीनेशन से ये है कि अगर आपने प्रॉपर क्लोरीनेशन किया है तो 99 से 100% चांस है कि आपका ये जरासीम बहुत आसानी से मर जाता है क्लोरीन से। क्या हम कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर ये मलेरिया के लिए हम प्रिवेंशन तो आपने बता दिया, कोई इसकी भी कोई वैक्सीन आ जाए या इसका भी कोई ऐसा कोई मुस्तकिल इलाज आ जाए कि जो कि हम ऑफर कर सकें लोगों को? अल्लाह करे कि दवाइयाँ ज़्यादा इफेक्टिव आ जाए। वैक्सीन तो नहीं है पाइपलाइन में, जो जितना मैंने स्टडी किया है तो कोई वैक्सीन पाइपलाइन में नहीं है। दूसरा ये क्योंकि ये एक रेयर डिजीज़ है,
और यूजुअली इसकी प्रिवेंशन इतनी आसान है ना, मतलब आप पानी को प्रॉपर्ली क्लोरिनेट कर दें तो नहीं होगा, ठीक है, और लोगों को बता दें पॉन्ड्स और लेक्स में समर में नहीं जाना है, ठीक है, तो फिर यूजुअली नहीं होता। तो इसलिए आम जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं जहाँ से मैक्सिमम दवाइयाँ बनती हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन मेकिंग ड्रग्स फॉर इट। आई मीन दैट्स ऑब्वियसली उनको तो मार्केटिंग और बेनिफिट उसमें इतना नहीं है, तो इस पे इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है इनकी ड्रग्स के ऊपर। नहीं, मेरे ख्याल से हम कब तक के हम जो है वो हम दूसरों पर भरोसा रखेंगे, हमें ख्याल से हमें खुद ही कुछ करने की जरूरत है। हाँ, हमें सबसे पहले तो पानी ठीक करने की जरूरत है। नहीं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर समरीन, आपका डॉक्टर समरीन सरफराज आज हमारे साथ मौजूद थी, और एक अब इन्होंने बहुत अच्छी बातें इन्होंने निग्लेरिया के बारे में बताई हैं, निग्लेरिया फालगरी के बारे में, और बहरहाल ये सब कुछ ये हैं आफात हैं हमारे पर आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, हमें इससे बचाव करने की ज़रूरत है। और ये सब कुछ उसी वक्त होगा कि जब तक कि आप खुद खड़े नहीं होंगे, जब तक कि आप खुद अपनी कोशिश और अपनी मदद आप नहीं करेंगे। तो प्लीज़ बराए मेहरबानी अपने पानी को साफ रखिए, अपने लिए और अपने प्यारों के लिए, और यही आज का मैसेज है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।